हेलो साथियों, आप सभी को हमारे चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन पर फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम जीके जीएस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, जो कि कल बिहार पुलिस मद्यनिषेध सिपाही की भर्ती होने वाली है, उसके लिए एग्जाम होने वाला है कल। उसके ही अकॉर्डिंग हम कुछ जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए, आप सभी दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी हमारे साथियों तक पहुंच सके। तो आइए हम देखेंगे पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है यहाँ पे कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम बहुत जल्दी केवल आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है, अगला प्रश्न जो है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर जो होगा, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास जो है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। ये हमारे पास प्रश्न है, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, आपको बता दें यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भौतिक जो होता है के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वनों को दिखाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास है, अगला प्रश्न दिया गया है, आर्यभट्ट एक महान डैश डैश थे। मतलब बताना है कि आर्यभट्ट जो थे वह कैसे, मतलब कौन थे। तो आर्यभट्ट जो थे हमारे, आपको बताना है। देखिए आर्यभट्ट जो थे एक खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को, सभी प्रश्न को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए परमाणु संख्या दिया रहता है और द्रव्यमान संख्या दिया हो, तो द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, जब परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही हमारी परमाणु क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। तो परमाणु संख्या हमारे पास दे दिया गया है, परमाणु संख्या दिया गया 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है। तो ये कौन सी, जैसे मान लीजिए फॉर्मूला होता है A = P+N, यानी कि द्रव्यमान हमारा 32 दिया गया है, परमाणु संख्या 16 है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 32 में से 16 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 16। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है, अगला प्रश्न जो है, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। उपभोक्ता कानून किस लिए अपनाया गया भारत सरकार के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आपके दिए गए हैं, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों को शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए, और उपयुक्त इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी ये नियम के लिए उपभोक्ता कानून को लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारे पास दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न जो है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड जो नदी परियोजना है यह किस नदी पर है। तो देखिए ये जो है, आपको सबसे पहले बता दें, ये जो है हमारा महानदी पर है, महानदी पर है। परंतु यह अगर प्रश्न अगर पूछ दे कि जो हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है ये जो है उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। इसको आपको क्या करना है, याद रख देना है। हो सकता है कि प्रश्न में पूछ दे कि यह किस राज्य में है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा होगा, देखिए अगले प्रश्न हमारा जो दिया गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो बताना है कि बायोमास ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए इसमें से ऑप्शन है यहाँ पे लकड़ी, गोबर, परमाणु ऊर्जा, कोयला। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
परमाणु ऊर्जा जो है इसका उदाहरण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो होगा, देखिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। बताना है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको बता देते हैं, कर्क रेखा जो होती है यहाँ पे ये जो है आपको बता दें, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसके लिए याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये जो इसके लिए एक ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा झाड़, ये इसका ट्रिक है। आपको याद रखना है कि ये जो हो जाएगा मी से हो जाएगा मिजोरम, आपको याद रखना है मिजोरम। उसके बाद से त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद से प से हो जाएगा, आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। उसके बाद से र से हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। उसके बाद से ग से हो जाएगा आपका गुजरात। और उसके बाद से यहाँ पे 6 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद से यहाँ हो जाएगा झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन राज्यों से क्या होता है कि हमारा कर्क रेखा गुजरता है। तो इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, एक उड़ीसा नहीं है, तो इसलिए कर्क रेखा इससे नहीं गुजरती है। आपको ये ट्रिक याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा होगा, चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो होगा, यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न जो है, चलिए अगले प्रश्न जो है समीकरण v बराबर u प्लस AT क्या जानकारी देता है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ये जो होगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि जो हमारा v बराबर u प्लस जो AT होता है, यह जो जानकारी देता है वेग समय का एक फंक्शन होता है, यही हमें v बराबर u प्लस AT से मिलता है। अगर आपको बता दे कि इसमें यह फॉर्मूला जो होता है यह गति का फॉर्मूला होता है, उसके बाद से आपका होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो होता है, ये जो होता है यह किसके लिए दर्शाता है, ये जो होता है आपका वेग स्थिति के लिए, ये समय जो होता है वेग स्थिति के लिए होता है। उसके बाद से एक जो होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर जो होता है, वह जो होता है वह जो दर्शाता है, ये जो दर्शाता है आपको बता देते हैं, यह स्थिति और समय के लिए दर्शाया जाता है। लेकिन हमें फर्स्ट पूछा गया है v बराबर u प्लस AT, तो ये किसके लिए हो जाएगा, वेग समय के लिए होगा। तो यहाँ चलिए अगले प्रश्न पर हम देखेंगे। यहाँ अगले प्रश्न 11 नंबर आ गया। देखिए राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था, आपको बताना है कि ये कौन से इसमें से ऑप्शन राइट होगा। तो देखिए राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह जो कहे थे हमारे महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ये किसके द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा जो है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या होता है। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो होता है आपको बता देते हैं, नागरिकों के जो होता है नागरिकों के प्रति जवाबदेही जो होता है, वही लोकतंत्र का सबसे बड़ा बुनियादी परिणाम होता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारे पास दिया गया है 13 नंबर। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है। तो ये जो होगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा राजमार्ग हो जाएगा। राजमार्ग से आप सबसे कम मतलब कि दामों में क्या कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न हमारा देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से सही कथन कौन सा है, बताना है सही कथन कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा हम आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर वह हो जाएगा आपका चीनी पानी में घुलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा
जो है 15 नंबर है। आपको ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्नों को क्या करना है, शेयर करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं कौन कौन, ये इसमें से बताना है कि अस्थायी सदस्य हैं। तो देखिए इसके जो राइट आंसर होगा आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कौन कौन शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ये जो है इसके राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो होगा, कहा जा रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपको बताना है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है आपको याद रखना, असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा जो होगा, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो यहाँ पे ये जो होगा, इसके राइट जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न हम देखेंगे। बहुत कम से कम 70 प्रश्न है, आपको ये रिवीजन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए अगले प्रश्न हमारा जो है कौन सा है जी। देखिए दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। दास कैपिटल पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। तो इसके लेखक जो है हमारे कार्ल मार्क्स है, ये आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जो है अमरवेल किसका उदाहरण है। अमरवेल जो है किसका उदाहरण है बताना है। देखिए अमरवेल जो होता है वो किसका उदाहरण होता है, परजीवी का उदाहरण होता है। चलिए अगले प्रश्न में हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो होगा, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो हो जाएगा, ये जो होगा अगला प्रश्न, यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा अगला प्रश्न जो हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण कौन सा है। तो देखिए इसका जो होता है, कम कीमत वाली मशीनों का विकास, भेदभाव पूर्ण टैरिफ नीति जो था, इन दोनों के कारण ही ब्रिटिश शासन के भारतीय हस्तशिल्प की क्षय होना शुरू हो गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हो जाएगा हमारा, अगले प्रश्न जो होगा यहाँ से, चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा 21 नंबर होगा। कहा जा रहा है प्रश्न जो है, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है। जैसे अगर आप बासी चीज ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा। देखिए बासी चीज खाने से ज्यादा क्या होता है आपको बता देते हैं। ये जो होता है आपके मोटापा का कारण होता है। अगर आप ज्यादा बासी खाना खाते होंगे तो आज से बासी खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि ज्यादा खाने से मोटापा हो जाएगा। तो उस समय अगर आप ज्यादा मोटे हो जाएंगे तो आपकी वाइफ जो होगी क्या होगी, आपसे क्या होगा, प्यार करना कम कर देगी, क्योंकि लड़कियां जो है ज्यादा मोटे लोगों को कम पसंद करती है। चलिए आगे देखेंगे। अगले प्रश्न जो होता है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। देखिए ये जो होगा हमारा 22 नंबर प्रश्न जो होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था बताना है। तो देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था आपको बता देते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ था 2009 में, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जो है कह रहा है कि तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है। तीन ओर से घिरे जो भूभाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है आपको बता देते हैं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप को तीन ओर से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न जो है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है। तो इसे हम लोग इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, प्रस्वेदन के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। चलिए अगले प्रश्न जो है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा जो होगा 25 नंबर। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है 25 नंबर कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन हमारे पे हिमालय, अरावली, वेस्टर्न घाट, सतपुड़ा, कौन सी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, अरावली। यह अरावली जो है सबसे पुरानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो हो जाएगा, देखिए किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब किया गया। किसान कॉल सेंटर यानी यह क्यों शुरू किया गया। किसानों की समस्या को क्या करने के लिए, देखने के लिए ही यह किया गया। तो देखिए ये जो शुरू किया गया आपको बता देते हैं, यह शुरू किया गया कब, तो 21 जनवरी 2004 को यह शुरू किया गया। चलिए
अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। देखिए ये प्रश्न जो है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को जो कहा जाता है आपको बता देते हैं। ये जो होता है हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जा रहा है। अभी भी क्या ना कि इसे आप याद रखेंगे, जैसे बहुत पिक्चर जो आ रहा है जो चल रहा है शिवालिक शिवालिक चल रहा है ना, झुकेगा नहीं, उसमें ये उसी से रिलेटेड है, तो आप शिवालिक याद रखेंगे। चलिए ये याद भी हो जाएगा क्योंकि अभी ट्रेंड में पिक्चर चल रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे एक आदर्श ईंधन वह है, कौन सा है बताना है। तो आदर्श ईंधन जो होता है वह क्या होता है? सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला है, ऊंचे उसमें मान वाला हो, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो होगा यहाँ पे देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर है, इसे किसने कहा था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको बता देते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। चलिए उसके बाद से अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पे बढ़ेंगे। देखिए अगले प्रश्न हमारा जो होगा 30 नंबर जो प्रश्न हो, ये जो हो जाएगा, पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? तो आपको बता देते हैं जाइलम के द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा होगा 31 नंबर। देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? पौधे जो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हमारा 32 नंबर जो प्रश्न होगा, एग्रोस्टोलॉजी जो होता है के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना है, इसके अंतर्गत जो किया जाता है अध्ययन, वह किया जाता है घास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न हमारा 32 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए। देखिए पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है बताना है। तो देखिए इसे रोग मुक्त करने के लिए आपको बता देते हैं, इसके किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न हमारे पास हैं 33 नंबर के बाद 34 नंबर आएगा। देखिए ये प्रश्न जो है, ईस्ट के द्वारा शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपको बता देते हैं, यह प्रक्रिया जो कहलाती है किण्वन कहलाती है, यह प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा जो होगा 35 नंबर जो होगा, ये जो प्रश्न है जो दिए गए हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है बताना है। तो यह जो बहती है आपको याद रखना है, समुद्र से भूमि की तरफ बढ़ती है, समुद्र से भूमि की तरफ हवा बहती है। चलिए अगला प्रश्न जो है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 29 होती है, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। यहाँ जो दिया गया है, एक फिजिक्स का प्रश्न दे दिया गया है, कहा जा रहा है कि आपके पास 9.8 किग्रा को ग्राम में बदले। तो इसे आप ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 9.8 है, इसमें आप क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीपल कर देंगे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना आ जाएगा? ये जो होगा 98 हो जाएगा, यानी आपका राइट बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न हमारे पास दिए गए हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक, ये सभी लोग जानते हैं प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है जी? ओम होता है प्रतिरोध का SI मात्रक। चलिए ओम का नियम जो होता है क्या होता है? V बराबर जो होता है IR होता है, ये ओम का नियम होता है, इसको भी आपको क्या कर लेना है, याद रखना है। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। जैसे निम्नलिखित में कौन सा देश गंगा को साफ करने के लिए करने में अहम भूमिका निभा रहा है? देखिए गंगा नदी को सफाई करने के लिए अहम भूमिका निभाने वाला हमारा देश जो है जर्मनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा जो होगा यहाँ पे देख लीजिए। अगले प्रश्न हमारे पास ये जो है, ये जो है पोलियो और चेचक रोग होता है, किसके कारण पोलियो और चेचक रोग होता है? तो आपको बता देते हैं, यह एक वायरस द्वारा होने वाली बीमारी होता है। तो विषाणुओं के संक्रमण के कारण यह क्या हो जाता है, बीमारी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न हम पर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है बताना है। तो देखिए इसका सबसे बड़ा राज्य जो है आपको बता देते हैं, राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है।
चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो होगा, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है मीथेन में किस प्रकार का बॉन्ड बनता है, मीथेन में कौन सी बॉन्ड होती है बताना है। देखिए मीथेन में जो बॉन्ड होती है आपको याद रख लेना है, इसमें जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह बताना है। तो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह जो है आपको बता देते हैं, ये जो होगा लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा 44 नंबर है। कह रहा है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है। तो ये न्यूटन के पहले नियम के ही द्वारा होता है। और न्यूटन के पहले नियम से हमें क्या मिलता है? बल की परिभाषा मिलती है। और दूसरी चीज इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न जो हमारा 45 नंबर होगा, देखिए निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता से पाया जाता है। साइट्रिक एसिड जो पाया जाता है आपको याद रखना है, वह जो पाया जाता है किसमें? नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका में जो पाया जाता है वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक एसिड जो होता है पाया जाता है। और इस दही में जो होता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो होगा 46 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और ये जो आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा वह नर्मदा होगा। इसके लिए भी एक ट्रिक आपको बता देते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है उसके लिए ट्रिक है समानता। आपको याद रखना है समानता। देखिए स से आपका हो जाएगा सिंधु, स से हो जाएगा सिंधु, म से हो जाएगा आपका माही, उसके बाद से न से हो जाएगा नर्मदा, उसके बाद से त से हो जाएगा आपको ताप्ती। यही 4 नदियां जो है क्या होती हैं? अरब सागर में गिरती है। और सारी नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न देखिए हमारे पास दिए गए हैं। ये जो प्रश्न है, कह रहा फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए एक फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं? इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न को क्या करिएगा? आप बना लीजिएगा, और नहीं होगा तो कमेंट करिएगा। इस प्रश्न को भी बनाया जा सकता है। चलिए ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए अगले प्रश्न पे, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह √2 गुना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पे 49 नंबर प्रश्न होगा। देखिए कह रहा है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है। तो आपको बता देते हैं इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता देते हैं, इसका राइट जो होता है विकृति जन्य के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा जो दिया गया है, कह रहा है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या होता है। वह न्यूनतम संभावित तापमान जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है एक आदमी जो भट्ठी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। किसके द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा विकिरण द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा 51 नंबर। देखिए कह रहा है 51 नंबर प्रश्न में कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, क्या होता है बताना। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है क्या। तो इसमें जो होता है आपका बता देते हैं ब्यूटेन जो होता है, जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें जो उपयोग होता है सबसे अधिक एलपीजी में ब्यूटेन की मात्रा होती है। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है।
तो आपको बता देते हैं लैक्टिक अम्ल से दूध में खटापन आ जाता है, या दही हो चाहे दूध, ये सब के लिए लैक्टिक अम्ल ही उपयोग होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है इमली में होता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न जो है कह रहा 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है। देखिए शुद्ध सोने का प्रतिशत जो निकालना होता है, तो शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है, और जैसे आभूषण में यूज करते हैं वो 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं, तो इसमें 18 कैरेट सोना का कहा है, तो 18 और शुद्ध सोना हमारा 24 होता है, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या कर देंगे ऐसे 18/24, तो देखिए 6 चौका 24 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 25 चौका 100 हो जाएगा, इसको काटेंगे 6 3 18 और इसको गुणा करेंगे 3 × 25, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 75% इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा 54 नंबर होगा। निम्नलिखित में से किसी भारी जल कहा जाता है, किसे भारी जल कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, किसे ये जो हो जाएगा किसे भारी जल कहा जाता है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहता है, भारी जल कहा जाता है। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। देखिए कह रहा है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न में से गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, तो आपको बता देते हैं अमोनिया गैस जो होती है यही निकलती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा 56 नंबर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र वाले एक यौगिक जो होते हैं कंपाउंड, सामान्य रूप से इसको क्या कहा जाता है, तो इसे सामान्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं जी, कास्टिक सोडा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा 57 नंबर जो होगा, लाफिंग गैस है, कौन सी इसमें से लाफिंग गैस है, तो आपको बता देते हैं लाफिंग गैस जो कि हंसाने वाली गैस होती है, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा जो हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न जो होगा, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सेट होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को आपको बता देते हैं, इसको कहा जाता है अन्य हाइड्रेटेड के बनने की हाइड्रेशन प्रक्रिया कहलाती है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। 59 नंबर प्रश्न हमारा जो होगा, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा होता है। मान लीजिए कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो हमें कौन सी दर्पण का उपयोग करना होता है, इसके बारे में बताना। तो देखिए ये जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है वस्तु से बड़े प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला हमारा हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न। देखिए कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है, इस विशेषता को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्था कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रत्यास्था का गुण के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि आप कमानी को ले लीजिए, जैसे जब हम उसे दाबते हैं तो क्या होता है, वो मतलब वो सट जाता है, और जैसे छोड़ते हैं वो क्या होता है, भाग जाता है, तो उसे हम प्रत्यास्था का गुण कहते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे। अगले नंबर 61 नंबर प्रश्न होगा, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता जो होती है कौन सी होती है, तो सबसे उपयुक्त आर्द्रता जो होती है 50% होती है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा जो होगा 62 नंबर, ताप मापने की इकाई कौन सी होती है, ताप मापने की जो इकाई होती है आपको बता देते हैं सेल्सियस के द्वारा तापमान को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। चलिए अगले प्रश्न हमारा 63 नंबर जो प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं, तो नीले रंग के जो होते हैं वो किसके रंग होते हैं, तो आपको बता देते हैं कॉपर के जो लवण होते हैं वो किस किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न हमारा 64 नंबर जो होगा, निम्नलिखित में से किस में कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है, तो कार्बन की प्रतिशत जो होती है सबसे कम आपको बता देते हैं, सबसे कम किस में होती है, तो पिटवा लोहा जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, किसमें, पिटवा लोहा में सबसे कम होती है। चलिए अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न जो है, जनसांख्यिकीय लाभांश जो होता है जैसे कि जो जनसंख्या होती है वो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या जो होती है उसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, जो अपने कार्य को करने लगती है, जो सबसे अधिक क्या होती है जी, अपने जीवन यापन करने के लिए उसके लिए वो मैच्योर हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। 66 नंबर प्रश्न जो होगा, देखिए
कह रहा है महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था। तो पहला गुप्त शासक कौन सा था महाराज धीराज की उपाधि करने वाला। तो देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त 2 बार लिखा गया, तो एक हम लोग ऑप्शंस क्या होगा इसमें छूटा हुआ। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपको बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम जो है हो जाएगा। आप याद रखेंगे महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में आपको बता देते हैं में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है। तो यह अनुसूची 6 में अनुसूची 6 के अनुसार विशेष राज्य मान के चलिए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो ये जो होता है यह असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य जो हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्य को अनुसूची 6 के अनुसार विशेष राज्यों को शामिल किया गया, तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा सुविधा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न जो हमारा होगा, देखिए 68 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। नील दर्पण पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है। देखिए ये जो है आपको बता देते हैं, ये जो लिखा गया था किसके द्वारा, दीनबंधु मित्र के द्वारा ये लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया 59 नंबर कह रहा है कि निकोलो कांटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था बताना है। देखिए ये जो है ये आपका याद रखना है आपको कि निकाल फेंको कांटी को देवराय प्रथम के समय में ये आया हुआ था। आपको याद रखना है कि निकालो कांटी फेंको, यह क्या होगा देवराय प्रथम के समय में आया हुआ था। चलिए अगले प्रश्न जो होगा और इस सेशन का अंतिम प्रश्न जो होगा, बताया जा रहा है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। जब ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिलाया जा रहा था तो उस समय जो थे अवध के नवाब कौन थे आपको बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको बता देते हैं, वाजिद अली शाह जो थे उस समय थे जिस समय अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा रहा था। तो देखिए साथियों ये जो थे हमारे 70 प्रश्न जीके जी इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कल की एग्जाम में इन प्रश्नों में आपको बहुत ही सहायता करेगा। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।